डियर नमस्कार। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग जो 22/7/2018 को हुआ था उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम का परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसका जो सेट जो लगा रहे होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी के आधार पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2018 का ये पेपर है, तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपके मेंस एग्ज़ाम में, देखिए ये मुख्य परीक्षा का पेपर है, तो मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप तैयारी करते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, आप औरों से कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, जो कि 22 जुलाई 2018 में पूछे गए पेपर जो मेमोरी बेस्ड होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहा गया, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल की अगर हम बात करें तो ये जीरोफ्थैल्मिया के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। आप जानते हैं कि ओजोन परत का डिप्लेशन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तो उसी के बचाव के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। अभी अगर सपोज कीजिए कि ओजोन परत जिस तरह से उसका क्षय हो रहा है, अगर ओजोन परत जो है ना रहे तो क्या होगा, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ेंगी और स्किन कैंसर होगा। अभी पूछा जा सकता है कि कौन सा इलाका ऐसा है, कौन सा देश में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर का केस देखने को मिलता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है वहाँ पे ओजोन जो परत है उसमें छिद्र होने की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा वो बोला जाए किससे रिलेटेड है, तो ओजोन परत के संक्षरण से रिलेटेड है। आगे आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलेंगे? मियादी बुखार बोलेंगे। तो टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड फैलता है छूने से? बिल्कुल नहीं। कैरा वायु से? बिल्कुल नहीं। कीट रोग वाही से? नहीं। पानी खाद्य पदार्थ से? तो दूषित जो पानी आप पी लेते हैं तो उसी से ये टाइफाइड फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कहा गया, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो स्वच्छ जल की मछलियाँ आपको बतानी हैं कौन सी है, तो रोहू। रोहू की बात करें और कतला की बात करें तो रोहू और कतला ये दोनों जो होती हैं वो स्वच्छ जल की मछलियाँ होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो फ्रेंड ये देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो देहरादून में है। अब हम बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब होती है? 1969 में। और पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब 1969 की बात मैं कर रहा हूँ, तो 1969 से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 में शुरू किया गया, 1969 से दिया जाता है। और अगर हम बात करें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। चांद पर मानव
का कदम पड़ा 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा पहला जो है कदम चांद पर रखा गया। तो आगे हम 1969 की बात करें तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो भी कहाँ पे हुई, 1969 में शुरू हुई। तो ये कुछ घटनाएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित पर्वत चोटी इनमें कौन सा है? अन्नपूर्णा है, मकालू है, कामेट है या नमचा बरवा है। तो कहा गया कि भारत की चोटी आपको बतानी है, भारत में स्थित चोटी आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा कामेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। तो जापान के योकोहामा शहर में 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ वो किस लिए हुआ था? तो वो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। तो जापान का अगर पूछा जाए जापान का कैपिटल कहाँ पे है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। अच्छा, जापान से आपको कुछ बातें याद आना चाहिए। हिरोशिमा पर जो है वो पहला न्यूक्लियर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त को। और नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर गया था 9 अगस्त को। अच्छा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। उस बम का, न्यूक्लियर जो बम था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। अगला भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये असम में है। अच्छा, डिगबोई, अगर आपसे बोला जाए डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो वो भी असम में है। और सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना जो है वो भी कौन है? डिगबोई है। अच्छा, असम की बात कर रहे हैं तो असम में अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। ये भी आपको पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है। असम की कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर है। कहाँ पे है? दिसपुर है। और अभी इसके सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके सीएम है। असम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, असम का जो है लोक नृत्य क्या है? बिहू है ना। बिहू के अलावा क्या है? कली गोपाला है ना, कली गोपाला। तो असम की जो है बिहू भी है और कली गोपाला भी यहाँ का लोक नृत्य है। आगे हम बात करते हैं। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया, ये किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तो अकबर, आप अकबर की बात अगर हम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अकबर 1556 में ये राजा बनता है और 1605 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होगा। इसमें अकबर की जीत होती है और जो है अकबर जो है 13 वर्ष की उम्र में राजा बनेगा। ध्यान रखिएगा। अकबर के द्वारा कुछ लड़ी गई लड़ाइयों को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम HAM हम याद रखना है। ह से क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। और A से क्या होगा? अकबर। और M से होगा महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होगा। आप गाना गाते हैं ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं। तो हम H से हल्दी घाटी, A से अकबर, M से महाराणा प्रताप, ये आप याद रखेंगे। अगला हम बात करते हैं सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। और अगाई दरवाज़ा अगर पूछा जाए कि अगाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये कराया गया था। अगला है
अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 1567 में जो है चित्तौड़ पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया, तो वहाँ का राजा कौन था आपको बताना है। तो वहाँ का राजा उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहा गया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी की बात करें तो उसकी मौत जो है वो कालिंजर के युद्ध में जो है वो जो है एक बम के वापस आके फटने के कारण यहाँ पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो ग्रैंड ट्रंक रोड आप जानते हैं, पूछा जाए कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगला है यहाँ पे कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक जो हैं वो हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करें गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ जो और खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्टा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? ऋषभ देव थे। ये भी बात ध्यान रखना है। 16 नंबर देख लेते हैं। कहा गया यहाँ पे कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज, ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो 1875 में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, नागपुर में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे राजा राममोहन राय साहब की बात हो रही है तो राजा राममोहन साहब को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने एक 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने, इनका एक नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो है अगर हम बात करें ये पंक्ति किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक साहब की है। और बाल गंगाधर तिलक जो है ये उग्र विचारधारा के सपोर्टर थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनको जो है वो उग्र विचारधारा का यानी एक्सट्रीमिस्ट नेता के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1892 में, कब? 1892 में जो भाषण दिया था जिससे कि पूरा भारत, पूरा एशिया जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ये भी बात ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, कहा जाए कि अखिल भारतीय, यहाँ पे कहा गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षा थी। तो अध्यक्षता यानी पूछा गया कि जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी।
ध्यान रखिएगा, अगर पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है पहली भारतीय महिला बताइए, तो पहली भारतीय महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। लेकिन केवल पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो हो जाती एनी बेसेंट। कौन हो जाती? एनी बेसेंट। 1925 में कानपुर में जो है सरोजनी नायडू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, और 1924 में जो है ये महात्मा गांधी ने जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, और 1923 में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। अगर बोला जाए कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए, तो इंडिया विंस फ्रीडम। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो है ये डॉक्टर ये जो है अबुल कलाम आज़ाद की बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है 18 की रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटाई थी। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था। किसका टाइटल दिया गया था? केसर ए हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इन्होंने ये जलियांवाला मस्केयर जो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है, इसमें लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। तो इसे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की टाइटल और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइटहुड की टाइटल जो है लौटा दी। ये भी बात आपको याद रखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, कहा गया कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ये 8 प्रांत हो जाएगा। कितना प्रांत हो जाएगा? 8 प्रांत, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल मतलब कांग्रेस को बहुमत जो है कितने प्रांतों में प्राप्त हुए? तो 8 प्रांतों में, है ना। और 2 प्रांत में मुस्लिम लीग को पंजाब और कहाँ पे? बंगाल में मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और ये कहाँ पे होती है? ढाका में। ढाका में स्थापना होगी, और 2 व्यक्ति नवाब सलीला खां और सर आगा खां, नवाब सलीला खां और सर आगा खां जो है इसके संस्थापक होंगे। इन्होंने इसकी स्थापना करी। इसका कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को जो है भारतीय जो राजनेता थे, भारतीय जो लोग थे, उन्होंने जो है जो एक्सट्रीमिस्ट दल के थे, उग्र दल के लोग थे, उग्र जो राजनेता थे, उन्होंने अंग्रेजों का जीना जो है वो बंगाल में मुहाल कर दिया था। आए दिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करते थे। रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता चल गया कि बंगाल से जो है हम पूरे भारत पे शासन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन लोगों ने कुछ फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इन्होंने जो है मुस्लिमों के कुछ समृद्ध लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है आपका समाज पिछड़ा हुआ है, विकास नहीं कर पा रहा है, और हिंदू समाज जो है वो विकास कर पा रहा है। इसके पीछे का कारण जो है क्या आपको पता है? तो उनका अंग्रेजों ने कान भरा कि यदि आपके पास, उनके पास जो है हिंदुओं के पास आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था है, इसीलिए हिंदू जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। मुस्लिमों के पास ऐसी कोई पार्टी दल नहीं है, इसलिए वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप भी अगर एक दल बनाएंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे और आप भी जो है प्रोग्रेस करेंगे। रिजल्ट हुआ कि
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीउल्लाह खां सर आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना की बात ही कर रहे हैं तो 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन होगा। कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये होगा अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में, है ना। और इसकी अध्यक्षता करेंगे सर आगा खां। कौन? सर आगा खां। वहीं हम बात करें 1908 में तो कराची में इनका अधिवेशन होगा 1908 में, और इसी में मुस्लिम लीग का संविधान बनेगा। क्या बनेगा? मुस्लिम लीग का 1908 में कराची में अधिवेशन होगा और इसमें इनका अपना संविधान बनेगा। 1905 की घटना की बात कर लेते हैं। 1905 में क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, बंग भंग के नाम से इसे जाना जाता है। बंगाल का विभाजन जो है वो करजन के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा बंगाल का विभाजन 1905 में करजन के द्वारा किया गया। करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वहीं हम 1885 की बात करें, 1885 में क्या हुआ था? INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन बने थे वो WC बनर्जी बने थे। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव AO ह्यूम थे। कौन थे? AO ह्यूम। और AO ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। AO ह्यूम को बोला जाए कि क्या कहते हैं? तो शिमला का संत भी इन्हें कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखनी है। 1907 में जो है क्या हुआ? तो ये कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी सूरत स्प्लिट के नाम से इसे जानते हैं, सूरत विभाजन। अब सूरत विभाजन जैसे बंगाल का विभाजन हुआ उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा। 1907 में सूरत का विभाजन का मतलब यहाँ पे क्या है? तो सूरत विभाजन से मतलब है फ्रेंड कि यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल के दोनों नेता थे और इन्होंने आपस में ही लड़ाई कर दी। इनमें आपस में ही फूट हो गई और इन्होंने आपस में लड़ाई करी, है ना। तो एक तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे यानी गरमपंथी और नरमपंथी दोनों कांग्रेस में तो रहे, लेकिन एक तरीके से मन से वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे, बिल्कुल अलग हो गए थे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा राव फुले थे। कौन थे? माफ़ कीजिएगा, ये MG रनाडे साहब थे, महागोविंद रनाडे, MG रनाडे। और MG रनाडे की बात हम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के ये गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु थे और इनके द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये समाज सुधारक थे और इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहन मिला। इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह को जो है वो सपोर्ट किया गया। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे राजा राम मोहन साहब की। तो राजा राम मोहन राय अभी आपको बताया था कि ये आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। 1828 में इनके द्वारा ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और ये बहुभाषाविद थे। इनको बहुत सारे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन साहब की बात करें तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का भारत में उन्मूलन कर दिया था। ज्योतिबा फुले, तो आप पता है ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो ये ज्योतिबा फुले जो है ये समाज सुधारक थे और इन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षित महिला, भारत की पहली सावित्री बाई फुले को कहा जाता है कि भारत की प्रथम शिक्षित महिला वो कौन थी? तो सावित्री बाई फुले थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये शिक्षित महिला जो थी इन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फुले। अगला है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और कहाँ हुआ था?
तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, ये साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक? तो दांडी तक ये चला था। और इनके साथ गांधी जी के 78 अनुयायी और प्लस 1 यानी टोटल 79 लोग चले थे। 341 मील की दूरी तय करके गांधी जी ने इसका समापन किया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 था, 23 देखेंगे। 23 में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बोला जाए 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब 1 किलोमीटर इधर 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 एक स्क्वायर बना दीजिए, तो इसमें जो है 17 लोग 1 किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो IMF का वित्तीयन की बात करें तो ये किया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, USA के द्वारा, UNO के द्वारा, कॉमनवेल्थ देश के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है ये सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। तो IMF में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? तो 193। और अंत में शामिल हुआ देश कौन सा है? एंडोरा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? उसको स्टैगफ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि। तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रवाह कम हो जाएगा यदि क्या होगा? तो कम हो जाएगा। तो CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से C हो जाएगा। आइए 26 के बाद 27 देखेंगे। 27 में कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? भेल है, गेल है, सेल है। BSNL जो है महारत्न नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भेल, गेल, सेल ये महारत्न कंपनियां हैं, इसमें BSNL आपका नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत क्या है? तो पहला कह रहा है सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, बिल्कुल गलत है। और प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। डी यहाँ पे हम देखें प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ये गलत है। ये आपका सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, A, B, C आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। अगला है जी भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार की बात करें फ्रेंड, तो ये नियोजन के वास्तुकार ये तो PC महालनोबिस जी को कहा जाता है ना। पहला मॉडल ध्यान रखिएगा कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? PC महालनोबिस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और 16 बार इन्होंने, ध्यान रखिएगा, कि लाल किले पर झंडा फहराने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक बार झंडा फहराया इन्होंने ही, ये भी बात ध्यान रखना है। इनके द्वारा हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज लिखी गई, बंच ऑफ लेटर्स लिखी गई, है ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इनके द्वारा 1900, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की गई, उद्देशिका प्रस्तुत की गई इन्हीं के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, या लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष
ऑफ इंडिया, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इन्होंने प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें तो इनके द्वारा इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। भारत संविधान का निर्माता भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण ये है, करेंसी जारी करना ये भी है। वहीं बात करें जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना गलत नहीं है, नगद आरक्षण का संरक्षण ये है। यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी आपका आंसर हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण कौन सा है, तो ये पीली क्रांति है। श्वेत क्रांति वो दुग्ध उत्पादन से होता है या फ्लड से होता है, वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है भारत में ये लाया गया था। नीली क्रांति की बात करें तो ये नीली क्रांति किसका है, मत्स्य मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति की बात करें तो खाद के प्रोडक्शन से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 की बात करें, यहाँ पे कहा गया भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश, और इसकी आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है। कितना, 24 करोड़, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से आती हैं, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं। उसके बाद हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 412। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी जेनेवा में है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, WHO में है। वाशिंगटन DC किसका किसका मुख्यालय है, तो ध्यान रखिएगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था, 1945 में। अगर हम बात करें कि IMF के अलावा और किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। किसका है, वर्ल्ड बैंक का। किसका है, वर्ल्ड बैंक का। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी वाशिंगटन DC में है। अमेजॉन का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। तो ध्यान रखिएगा। एप्पल का मुख्यालय की बात करें तो एप्पल का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 33 हो गया। 33 के बाद आइए हम बात करते हैं 34। तो 34 फ्रेंड ये आपका रीजनिंग का हिस्सा है, और रीजनिंग का हिस्सा अभी मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वो टूल्स नहीं है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे भी ही मेरे पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं मैं उसको कराऊंगा। अभी 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया, तो किस भाग में इसका समावेश किया गया, भाग की बात हो रही है तो भाग हो जाएगा 4A। और बोला जाए कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51A। ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, रसिया के संविधान से, और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, USA अमेरिका से। तो भारत की संविधान ने, भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो देश है वैसा मौलिक अधिकार मुहैया कराया। तो इसने जो है कुछ समय बाद सोचा कि जब सर्वश्रेष्ठ मौलिक अधिकार आपको प्रोवाइड है तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, और वो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया, रसिया से हमने वो लिया है। और ये 51 क में, 51 क्लॉज A में और भाग 4A में, ये ध्यान रखिएगा।
आगे हम बात करते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये जो कथन की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो ये कथन किस विचारक का होगा? तो आंसर हो जाएगा हेगेल का। किसका हो जाएगा? हेगेल का। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। वहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य जो है, उद्देशिका जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता तो करी गई थी। पूछा जाए कि ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता जो है, इसमें जो है परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आइए, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? 1929 में की गई थी। और 1929 में कहाँ का अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही थी। आगे हम बात करते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप फिर वही बात आ गई कि प्रथम अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये ऐसे ही वयोवृद्ध सबसे बुजुर्ग जो इंसान थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, तो इनको बना दिया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब हुई तो मत के द्वारा जो है परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला कहा गया कि किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1909 में आया मार्ले मिंटो एक्ट। और मार्ले मिंटो एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि मुस्लिम और हिंदुओं में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। तो 1909 ये आपको याद रखना है। अगला कहा गया, इसमें निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंशानुक्रम, अधिगृहित संपत्ति, जन्म और देशीयकरण। तो ये ए बी डी तो है, लेकिन सी कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर देगा? तो ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। इसमें बहुत सारे फ्रेंड जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका पंजाब में नहीं है, बल्कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, कर्नाटका में यहाँ पे है। आगे हम बात करें, 43 हो गया, 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ध्यान रखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार उपलब्ध है फ्रेंड, उसको ध्यान रखना है। वो 15 है, 16 है, 19 है और 29 है। ऑप्शन नंबर ए केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। सत्य कथन चुनिए, इनमें से सत्य कथन आपको चुनना है। क्या है देख लेते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बिल्कुल नहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा कथ्य सत्य है? तो ये भी सत्य नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग होने वाली सदन नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो ये सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य हो गया, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। सत्य कथन चुनिए। अब इसमें सत्य कथन चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है? बिल्कुल नहीं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं,
तो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा 5 सदस्य, ये भी गलत है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये भी गलत है। यानी केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गण पूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आंसर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। अगला है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है आपसे बोला गया, तो ये फ्लोरीन्स का सदस्य है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता होता है? तो बेज धातु में। अगला फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद में प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो ये क्या है? स्थायी समिति है। अगला देखिए कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन वित्त आयोग के संबंध में कौन सा है? पहला पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगला आइए 53 के बाद 54 देख लेते हैं। 54 में ये आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जैसे हमारे पास संसाधन होंगे मैं इसको कराऊंगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करने के लिए हुआ है? तो ध्यान रखिए क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पे मतलब ही था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ग्रीन हाउस गैस को जो है कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अगला ऊर्जा का स्तूप होता है, ऊर्जा का स्तूप होता है, तो ध्यान रखिए ये हो जाएगा हमेशा सीधा। 63 के बाद 64 देख लेते हैं। कहा गया कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस लकड़ी या काष्ठ का उपयोग होता है? तो किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलो का। किसका? विलो का लकड़ी का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल है तो आप जानते हैं कमल है, लेकिन कमल तो यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, तो कमल को क्या बोलते हैं? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको नेलम्बो न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को या अरिस्टोटल को कहते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो आप कह सकते हैं कि एक जो है पादप जगत जिसको बॉटनी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक तो हम लोग बोलेंगे जीव विज्ञान को, पहले को हम लोग बोलेंगे ध्यान रखिएगा जंतु विज्ञान और दूसरे को पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में एनिमल यानी जीव जगत, तो इसमें जंतु विज्ञान का अगर आपसे बोला जाए कि जनक किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहते हैं, और पादप विज्ञान के जनक को, बोटैनी के जनक को किसको? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया अगर आपसे बोला जाए, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। थियोफ्रेस्टस को बोटनी का जनक की कहा जाता है। अगला निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इसमें कौन सा कूट फल है उसके बताना है, तो आंसर हो जाएगा ड्रम्प जो है एक फल है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण नेपेंथीज है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट
का अंग नहीं था। तो कौन सा चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये था, नहीं था वो पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, यही नहीं था। बी आपका हो जाएगा, ब्रिटिश व्यापारी को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी, ये भी सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये भी सही है। आपका केवल और केवल बी गलत हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये सबको पता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन की बात करें तो इसमें कौन सा शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल होता है। अगला है जी कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगेगा। 73 के बाद आइए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। पेय जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो पेय जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला है ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड उसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो गारो की पहाड़ियाँ की बात करें तो ये संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो गारो की खासी, तो गारो खासी, गारो की खासी, गारो खासी, जयंतिया, जयंतिया, गारो खासी, जयंतिया, भूटिया, ये सारे जो है मेघालय की जनजातियां हैं, मेघालय में निवास करने वाली जनजातियां, ये भी बात याद रखनी है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो वन नीति 1952 का संशोधन ये किया गया 1988 में। नेफा है, नेफा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि नेफा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का अर्थ होता है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो रेड सिंधी नस्ल जो है वो गाय से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु देखिएगा, ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर वाला यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। और भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा होगा? तो वो होता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो कीबीथू की गौहर माथा, पश्चिमतम हो जाएगा गौहर माथा और पूर्वोत्तम हो जाएगा कीबीथू, कीबीथू, ये भी याद रखना है। अगला है जी लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला नामी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में होगा, है ना। लोनार झील कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में है। हम बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई थी फ्रेंड? 1948 में। नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये अभ्यारण्य है। आगे देखिए 86 देख लेते हैं। 86 में कहा गया दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी जो दक्षिण भारत की है फ्रेंड वो हो जाएगी अनाईमुडी। आगे 87 आप देखेंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। और 99 ये सारे, हाँ यहाँ देखिए 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है?
तो पाचन तंत्र का जो है अमाशय भाग HCl स्रावित करता है। 93 के बाद यहाँ पे मैथ है। हाँ, ये 100 नंबर क्वेश्चन है कि कलोल पूछा गया है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये गुजरात में स्थित है। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।